रिकॉर्डिंग भी सारी मिल जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल AIAPGTMD UPSC एमओ में। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले 16वां अध्याय कर्ण वेधन बंधन विधि अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं हमेशा से ही बोल रहा हूँ, चैप्टर का नाम ही चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वो प्रदर्शित करने में स्वयं ही सिद्ध है। जैसे कर्ण वेधन और कर्ण बंधन, कर्ण बंध। तो यहाँ पर हम लोग कर्ण के वेधन के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चों में कर्ण वेधन की प्रक्रियाएं होती हैं वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उसके बंधन, अगर यहाँ पर पाली है ही नहीं तो उसके उसके जो है प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड भी बातें रखी गई थी। तो ये अध्याय उसी से रिलेटेड है कि जिन बच्चों में पाली है ही नहीं, अ, उनके उनके लिए बंध की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी। तो आज हम लोग वही उसी अध्याय का पाठन करेंगे और उसको पढ़ेंगे। साथ में लास्ट में हम लोग इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी के माने जाते हैं। तो कई बच्चे जुड़ते नहीं हैं लगातार, क्योंकि उनको लगता है कि लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएंगी। तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप लोगों को रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन लाइव क्लासेस भी अटेंड करते रहिए। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने के बाद मिल जाएंगे। पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, तो अच्छे से पढ़िएगा, फिर देखेंगे कि कौन सा बच्चा सबसे तेज आंसर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अध्याय। तो सबसे पहले बात आती है कर्ण वेधन करना क्यों चाहिए। यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, कर्ण वेधन और कर्ण बंधन। तो बंध और वेधन दोनों चीजें होंगी इस अध्याय में। तो सबसे पहले बात आ रही है रक्षा और भूषण के निमित्त हो गई। रक्षा भूषण निमित्तम बालस्य कर्णो विधेयते। तो जो बालक के कर्ण का वेधन है करते हैं वो दो कारणों से करते हैं, रक्षा के लिए और भूषण के लिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्ण का वेधन क्यों किया जाता है। तो आंसर आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, रक्षा और भूषण, यानी दोनों वाला ऑप्शन ही सही होना चाहिए। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक खोल लीजिएगा, 16वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां अध्याय सुश्रुत सूत्रस्थान 16वां अध्याय के हम लोग पढ़ रहे हैं। सुश्रुत ने बताया है छठे और 7वें महीने में शुक्ल पक्ष के छठवें और 7वें महीने के शुक्ल पक्ष में कराना उचित माना जाता है। तो छठवें और 7वें महीने, ये तीनों पॉइंट को टिक कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि सुश्रुत ने छठवें और 7वें महीने में किया है, शुक्ल पक्ष में किया है, कर्ण वेधन की प्रक्रिया को अपनाने के लिए कहा है। फिर बात आ रही है कि धात्री अंके, ये जो धात्री अंके है ये क्या चीज है। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि ये धात्री में होती है माता, और माता की गोद में बच्चे को लेने हैं। कुमार कुमारधर अंके, तो जो उसको बच्चे को लेने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, वो गोद में लिया होना चाहिए बच्चे को। मतलब जो भी माता है या उसके गार्जियन है वो बच्चे को गोद में लिए होने चाहिए। और ये दोनों पॉइंट टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आ रही है बात वाम हस्तेन कृष्य। तो वाम हस्त से उसके कानों को खींचना है, यानी लेफ्ट हैंड से डॉक्टर को क्या करना है, लेफ्ट हैंड से उसके कानों को खींचना है। और वहां पर दैवकृत छिद्र मौजूद होता है, जो कि सूर्य, ये आदित्य अवभाषित, आदित्य कर अवभाषित जो शब्द है, ये मतलब है कि सूर्य के समान चमकता हुआ होता है, दैवकृत छिद्र होती है। उसी में धीरे धीरे दक्षिण हस्तीन, दक्षिण हस्तीन मतलब राइट हैंड से धीरे धीरे ऋजु विधेय, मतलब सीधा उसमें उसका वेदन करना है। कान में सीधा वेदन करना है, राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड से उसको खींचना है।
तो इसके बाद बात आ रही है प्रतनुकम सूचायाम। अगर अगर जो कर्ण है, कर्ण का पाली है, तो अगर वो बहुत तनु है तो सूचीकर से करनी है, और अगर वो थोड़ा मोटा हो गया है तो आरा से करना है। बहलम आराया। तो आरा क्या होती है? आरा एक प्रकार की इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक सूची जैसी होती है, जिसका कार्य होता है छेदन का। ये इसी वेदन का कार्य करती है आरा। आप लोगों को पिक्स भेज दी जाएगी ग्रुप में, आरा को किसे कहा जाता है। और सूची को जो है, तनु होगा तो सूची और बहल होगा तो आरा का प्रयोग करना है। अब बात आ रही है लड़कियों में और लड़कों में क्या अंतर रखते हैं। तो अगर लड़का है, कुमार है, तो उसके राइट यानी दक्षिण दक्षिण वाले कान में सबसे पहले निवेदन करेंगे, और लड़की है तो लेफ्ट वाले कान में सबसे पहले। कुमार्या है तो वामम। तो लेफ्ट किस में करना है? लड़कियों में। राइट लड़कों में करना है। पिचुवर्ती प्रवेश है, ततः पिचुवर्ती प्रवेश। पिचु मतलब होता है कॉटन। कॉटन जो होती है वो प्रवेश करा देनी है उसके बाद। तो इससे इससे क्या होगा? इससे वो छिद्र बना रहेगा और उसमें आप आभूषण पहना सकते हैं। देखिए, रक्षा और आभूषण। रक्षा किससे होती है? तो ऐसे बहुत सारे हमारे नक्षत्र हैं जिनमें हमें कर्ण में कुछ पहनने से उससे हमें रक्षा प्राप्त होती है। और भूषण, जैसे कि आभूषण पहनते हैं तो अ, उससे आप सुंदर अधिक दिखते हैं। तो ये दोनों कार्यों के लिए कराए जाते हैं। अब बात करिए अष्टांग संग्रह में 6, 7, 8 माना गया है, यानी षट सप्त अष्ट मासेषु निरुजस्य शुभे हनि। तो अष्टांग संग्रह में 6, 7, 8 माना गया है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और अष्टांग संग्रह में कुमार का जो धारण लक्षण है, कुमार धारण लक्षण को भी बताया है। तो ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने कुमार धार लक्षण को भी बताया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? अष्टांग संग्रह ने ये बताया है। मासी षष्ठे सप्तमे व अपि अष्टमे। तो ये जो है धर्मशास्त्र हमारे जितने हैं, जो भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, वो क्या कार्य करते हैं? वो बोलते हैं कि सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी और चतुर्थ अष्टमी, ये तीनों मास मानते हैं धर्मशास्त्र हमारे। डल्हड़ ने केवल षष्ठी और सप्तमी को माना है, फाल्गुन को भी मान लिया है, मतलब फाल्गुन मास में बताया है। तो फाल्गुन मास में किस आचार्य ने बताया है? डल्हड़ ने बताया है। षष्ठी और सप्तमी मास में धर्मशास्त्रों में हमारे 6, 7, 8 महीने में करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? कर्ण वेदन। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कर्ण वेदन बंधन विधि अध्याय। तो यहाँ से इतनी बातें क्लियर अगर हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तत्र आज्ञेय यदृच्छा। इसमें जो है आप लोगों को क्या टिक करना है? कालिकाया, मर्मरिकायाम और लोहित कायाम। तो यदि हम वेदन कार्य कर रहे हैं और उसमें हमने कुछ गड़बड़ियां कर दी, हमने कुछ सिराओं को काट दिया, तो देखिए विमर्श में बताया जा रहा है कि सिराएं जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, कालिका, लोहितिका और मरमरिका। तो यहाँ पर सिराओं को, धागे बताए गए हैं, सिराएं बताई गई हैं, उसमें 3 प्रकार की होती हैं। तो जिसमें काला ब्लड जाता है, काले ब्लड किस में जाता है? सिराओं में जाता है, यानी वेन्स में जाता है, तो उसे वेन्स समझना चाहिए। और जिसमें लाल ब्लड रहता है वो आर्टरी है, यानी लोहितिका। लोहित मीन्स होता है रेड, लोहित वर्णी। कालिका मीन्स होता है काले रंग का, तो उसमें ऑक्सीजन लेस ब्लड, कार्बन रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं। और मरमरिका, मर्म प्रदेश, जिसमें लगने पर ही आदमी की मृत्यु हो सकती है, या उसका जो अंग प्रत्यंग है वो पूरी तरह से
कार्य करना बंद कर सकते हैं। तो मर्मरिका में नर्व्स और मर्मरिका से नर्व्स को रिलेट करना चाहिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। अगर कालिकायाम में छेद हो गया, यानी अगर वेन्स में डैमेज हो गया, तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे? ज्वर, दाह, शवथु, वेदना। ये 4 लक्षण देखने को मिलेंगे। ज्वर, दाह, शवथु, वेदना। इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं काली यशोदा को वेदना। तो काली यशोदा की वेदना या फिर को वेदना। तो काली यशोदा को दा को वेदना। तो इस तरह से एक ट्रिक बना सकते हैं आप लोग। ट्रिक देखिए बनाने में बहुत ही अच्छा होता है, याद बहुत तेजी से होता है ट्रिक के जरिए। दूसरा अब बात आ रही है मर्मरिकाया। तो मर्मरिका क्या होती है? नर्व डैमेजिंग। अब नर्व डैमेज हुए हैं तो उसमें आपको इसके तो 2 लक्षण मिलेंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट लक्षण देखने को मिलेंगे, यानी ज्वर और वेदना तो मिलेगा, लेकिन एक लक्षण और मिलेगा, ग्रंथिश्च। तो मर्मरिकायाम में ग्रंथि मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोहितिकायाम में अगर लोहित ही चला गया वहां पर, तो मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूलानि भवन्ति। तो लोहितिका में ये सारे लक्षण, मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल लक्षण देखने को मिलेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पर मर्मरिका से लोहितिका को कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही अलग अलग हैं। और लोहितिका में मतलब आर्टरी डैमेजिंग में मन्यास्तंभ ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ब्लड वहां तक पहुंचेगा नहीं और ये सारे लक्षण हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करें, आगे यदि बात करते हैं हम लोग कि अप्रशस्त वेधन से अगर हम लोगों ने वेधन को अच्छे तरीके से नहीं किया है तो कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, सरंभ और वेदना। सरंभो वेदना वा भवति। तो बहुत सारे कारण हैं जिनसे जिनसे जो है वेधन कार्य दूषित हो जाता है, अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो वो 2 हैं, उनके उपद्रव 2 हैं, सरंभ और वेदना। उनकी चिकित्सा के लिए यहाँ पर कुछ चीजें बताई जा रही हैं, जैसे कर्णदत्त वर्ती को हटाकर उसमें शीघ्र मुलेठी। तो देखिए जब जब आपने लगाया और उसमें उपद्रव आ गए, जैसे कि उसमें शोथ, वेदना, ये सारी चीज कान पकने लगा, तो आपको कान में से वर्ती को हटाकर उसका पोषण करके उसको भरने की प्रक्रिया में आ जाना चाहिए। तो प्रक्रिया भरने वाली में तिल का प्रयोग तो करना ही है, घृत शहद का प्रयोग करना ही है, साथ में ये सारी चीजें भी जोड़ लीजिएगा। यव भी बॉडी के लिए बहुत सुटेबल होता है, तिल भी सुटेबल होता है, एरंड, मुलेठी और मंजीट, ये 3 चीजें आपको याद रखने वाली बात है। तो इससे हमें कान का जो पक रहा है उसको हमें समन कर देना है और रोहण का कार्य करना है। रोहण का कार्य क्या कहलाता है? तो रोहण में आप जो भी डैमेज किए हुए हैं उसको हम पुनः स्थापित करते हैं, और फिर अगर वो हो चुका है तो उसमें फिर से वेदन का कार्य कर देना चाहिए। तो अगर वो गलत तरीके से हो गया है तो उसमें लक्षण 2 दिखेंगे, सरंभ और वेदना। और उसमें वेदना की शांति के लिए ये सारी चीजें, फिर वो ठीक हो जाएगा तो फिर से उसमें लगा देनी है, एक वेदन फिर से कर देना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर वेदन योग्य हुआ है, योग्य वेदन हुआ है मतलब बहुत ही सटीक वेदन आपने किया, तो उसमें तिल तैल, यानी ये जो सम्यक विधस्य आम तैलेन परिसेचयेत त्रयहात त्रयहाच, ये 3-3 दिन पर वर्ती को बदल देना है। 3-3 दिन पर वर्ती को बदल देना है। यहाँ पर देखिए आम तैलेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आम तेल में मैंगो ऑयल नहीं होता। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, आम तेल मीन्स होता है कच्चा तेल। कुछ बच्चे कर देते हैं आम तेल मीन्स मैंगो ऑयल। तो यहाँ पर कच्चा तेल है, मतलब तेल पकाया नहीं गया है। और यहाँ पर कर्ण वेदन में हर जगह कच्चे तेल का ही प्रयोग किया जा रहा है। और कच्चा तेल किस चीज का?
तो जहां पर कुछ बताया ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आयुर्वेद में, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जहां पर तेल के बारे में जिक्र ना मिले तो वहां पर किस तेल का जिक्र करना चाहिए, आप लोग बता सकते हो तो बताइए। आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हो तो बताइए। तिल तेल। वेरी गुड, तिल तेल का ही जिक्र समझ लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारे बॉडी के लिए सुटेबल, सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है। तो चलिए आगे हम लोग ये तीन दिन तक भर्ती को बदलना है, फिर जो है रुई की मोटाई को बढ़ाते जाना है। तीन दिन पर रुई की मोटाई को बदलते हुए मोटा करते जाना है। तभी तो वो थोड़ा, क्योंकि सुई से छिद्र किए हो तो बहुत पतला होगा, लेकिन उसमें रुई रख दिए हो, उसके बाद उसको रुई की साइज को बढ़ाते जाना है और तिल के कच्चे तेल से सेंचन करना है। आगे देखिए, आगे आगे एक श्लोक में हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाइए। श्लोक में आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कर्ण संधान 15 होते हैं। इसमें आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, और जो है इसमें आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो सकते हैं। कर्ण संधान जो है 15 माने गए हैं, तो इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट है और लोग भूल जाते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। यही इस चैप्टर की एक समझ लीजिए कि हृदय है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा। तो कर्ण संधान जो है 15 माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: नेमि संधानक, उत्पल भेद्यक, वल्लूरक, और इनके लक्षण भी यहाँ पर निर्देशित हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 5 हैं, यानी संक्षिप्त, हीनकर्ण, वल्लीकर्ण, यष्टिकर्ण और काकोष्ठा, ये जो है 5 असाध्य हैं। तो असाध्य कितने हैं? 5, और साध्य कितने हैं? 10। इनके लक्षण अब हम लोग शुरू करेंगे, तो बहुत ही धैर्य बनाकर सुनिएगा। पृथु, चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथुल आयत से, इससे कोरिलेट पृथु वाले जो चपटे हैं वो हो जाएगा नेमि संधानक। शब्द से कोरिलेट करके आपको टिक करना होगा, क्वेश्चन में आ जाएगा कि पृथु आयात उभयपाली, तो नेमि संधानक यहाँ पर सम उभयपाली। पृथु आयत सम उभयपाली नेमि संधानक, वृत्त आयत सम उभयपाली। तो ये जो है उत्पल भेद्यक, यहाँ पर समझिए वृत्त से वृत्तायत है तो उत्पल भेद्यक। उत्पल जानते हैं कमल के फूल को कहा जाता है, तो उसमें वृत्त आकार की होती है, गोली आकार की होती है। ह्रस्व वृत्त, ह्रस्व वृत्त जो है बल्लूरक है। यहाँ पर सेम है, ह्रस्व वृत्त पाली अगर है तो बल्लूरक चला जाएगा। अगला देखिए, अभ्यंतर दीर्घ, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली। तो अभ्यंतर दीर्घ एक पाली है तो संगीम हो जाएगी। बाह्य दीर्घ एक पाली है तो गंड कर्ण हो जाएगा। याद रखने की ट्रिक बना सकते हैं, ये अभ्यंतर है, ये बाह्य है, संगीम अंदर है तो संगीम, बाहर है तो गंड कर्ण। अपाली, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अपाली यानी कोई पाली नहीं, अभाव है तो उसका आहार्य करना पड़ेगा। अगर पाली है ही नहीं तो आहारण का आहार्य कहीं से लाकर वहां पर लगाना होगा। फिर है पीठो, ये जो है क्षीण पुत्री का, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि पुत्री, जो क्षीण पुत्री के पीठ पर निर्वेदिम, इससे आप लोग समझ सकते हैं ये निर्वेदिम है। तो 2-3 याद रखना बहुत जरूरी है। अपाली निर्वेदिम में क्षीण पुत्री का शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर है स्थूल अणु सम विषम पाली, स्थूल अणु सम विषम पाली वायोर्जिम। तो स्थूल अणु में मतलब अगर आप लोग जिम जाते होंगे तो वहां पर मांसपेशियों को स्थूल किया जाता है, अणु किया जाता है,
सम विषम अवस्थाओं में ले जाकर कार्य करने होते हैं। तो वायु और जिम जो है स्थूल अणु, तो जिम से कोरिलेट कर लीजिए, इसको याद हो जाएगा। अभ्यांतर दीर्घ, अब ये जो है अभ्यांतर, ये भी अभ्यांतर था, दीर्घ दीर्घ ये भी था, एक पाली ये भी था। तो यहाँ पर अंतर पड़ जा रहा है, अभ्यांतर दीर्घ एक पाली, अल्प पाली, अल्प पाली अगर है तो वो कपाट संधि हो जाएगी, और यहाँ पे संगीम है, अल्प का अंतर है। फिर देखिए बाह्य दीर्घ एक पाली गंड कर्ण, तो यहाँ पर क्या है, बाह्य दीर्घ एक पाली, अल्प पाली, अल्प पाली का ही अंतर मिल रहा है इन दोनों में, तो कपाट संधिक। तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। तत्र 10 ये जो हैं ये साध्य होते हैं, कर्णबंधन साध्य होते हैं। अब आइए असाध्य के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। पंच असाध्या, तो शुष्क और सस्कुली जो है वो असाध्य है, जो कि संक्षिप्त यानी स संक्षिप्त में जो है एस एस एस, तीनों एस है, तो शुष्क सस्कुली संक्षिप्त है। एस 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 ट्रिक से याद कर सकते हो। अनधिष्ठान पाली, क्षीण मांसो अगर शब्द आ गया तो हीन कर्ण, जैसे हीन क्षीण का प्रयोग किया जाता है, क्षीण हीन ये सारी चीजें होती हैं, तो उससे कोरिलेट कर लीजिए। तनु विषम वल्ली कर्ण, तो तनु विषम वल्ली कर्ण को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे तनु कोई नाम लड़की है और वल्ली 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 उसके बल्ले बल्ले हो गए, तो तनु से कोरिलेट कर सकते हैं वल्ली कर्ण। ग्रथित मांस, स्तब्ध सिरा, संतप्त सूक्ष्म, यष्टिका, तो ग्रथित शब्द को याद रखिएगा, यष्टिका कर्ण। लास्ट में निर्मांस संलिप्त, तो निर्मांस जो है काकौष्ठक में चला जाएगा। तो कौवे के ओष्ठ देखिए निर्मांस होते हैं, कौवे के ओष्ठ में क्या होता है, वो सिर्फ उसका बीक होता है, ओष्ठ होते नहीं, तो निर्मांस शब्द वहां से याद कर सकते हैं। ये याद करने की ट्रिक है, अपने से भी आप लोग बना सकते हैं इसी तरह, जो भी आपको ठीक लगे उस तरह से ट्रिक। ये 15 कर्ण संधान की टाइप्स और उनके लक्षणों को मैंने बता दिया है। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है और उसका आंसर यहाँ से ही आप लोगों को रेफरेंस देना है। चैप्टर नंबर 16 और ये सारे श्लोक। आगे देखिए एक जनरल आइडिया दिया जा रहा है यहाँ पर, इसकी हिंदी ही देख लीजिए कि बाहर की कर्णपाली लंबी हो तो भीतर में संधान करना चाहिए, और अगर भीतर की कर्णपाली लंबी हो तो अंदर की ओर संधान करना चाहिए। ये एक जनरल आइडिया है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि पाली अगर हो ही ना, अगर किसी मनुष्य के अंदर पाली हो ही ना जिसमें आप लोगों को छिद्र करना है, तो क्या करना चाहिए, वहां कंठ प्रदेश से यानी कपोल स्थल से आपको क्या करना है, मांस को काटकर वहां पर लगाना है। तो ये एक प्रकार का रेक्सोप्लास्टिक ऑपरेशन यानी प्लास्टिक सर्जरी या प्लास्टिक ऑपरेशन से कोरिलेट किया जा रहा है। तो सुश्रुत संहिता फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, इसीलिए इनको यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि इनसे पहले किसी भी आचार्य ने इस पर कार्य नहीं किया था। तो चाहे वो चरक ही हो, चरक को नहीं कहा जाता, केवल सुश्रुत को ही कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर प्लास्टिक सर्जरी ये वाली जो करवा रहे हो तो उसमें क्या खाने को पहले बोलोगे, तो उसके पहले की प्रक्रिया है ये, तो लघु भोजन कराना चाहिए। लघु भोजन कराने के लिए सबसे पहले बात की जा रही है छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, ये जो है 4 प्रक्रियाएं होंगी इस पर। 4 में से कोई भी एक प्रक्रिया होगी
अब वैद्य अगर उसमें वात दुष्टि के लक्षण देखे तो धान्य अम्ल, उष्ण, तो उष्ण उदक अभ्याम। तो अगर वात दुष्ट रक्त में दिखे तो क्या करना चाहिए, धान्य अम्ल करना चाहिए, धान्य अम्ल और उष्ण उदक। पित्त दुष्टि है तो शीतो उदक और पयोभ्याम। तो जो दूध होता है वो भी बहुत अधिक ठंडा होता है। पित्त दुष्टि में शीतोदक और जो है पयोभ्याम। श्लेष्म दृष्टि में सुरामंड उष्ण उदक। तो सुरामंड और उष्ण उदक का प्रयोग करना चाहिए श्लेष्म दृष्टि में। तो ये सारी चीजें इतनी इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इसी एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, और ये इतने पॉइंट आपको लर्न करने हैं कि किस प्रकार की दृष्टि में किस प्रकार के चीजों का प्रयोग कराना है। अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो डोंट्स आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी, तो कर्ण संधान के बाद क्या नहीं करना चाहिए, तो इतनी सारी चीजें नहीं करना चाहिए। विघटन यानी कान का कहीं पर टकरा जाना। अब कान की सर्जरी करवाए हो और कान का कहीं टकराहट हो जा रही है तो कान गिर सकता है, मतलब कान के जो भी हिल सकते हैं वहां से, तो भरेगा नहीं। दिन में शयन, व्यायाम, अति भोजन, स्त्री संभोग, अग्नि और सूर्य का ताप, अधिक भाषण, तो ये सारी चीजें नहीं करनी, क्योंकि इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं वात की, पित्त की, कफ की वृद्धि हो रही है। इसी वजह से इन सारी चीजों को आपको नहीं करना है, वरना दुष्टि हो जाएगी और उसके बाद फिर से जो है हमें संधान की प्रक्रिया करनी पड़ेगी और सिस्टम समाप्त होने लगेगा। तो फिर देखिए, वाद दुष्टे रक्ते रूढ़ो अपि परिपुटनवान। तो परिपुटनवान करना है वात दुष्टि में। पित्त दुष्टि मतलब ये सर्जरी के बाद अगर ये सारे अगर कर लिए तो अगर लक्षण देखे तो ये सारी चीजें करनी है आपको। पित्त दुष्टे दाह पाक वेदना, श्लेष्म दुष्टे स्तब्ध कंडु मान। तो ये सारे लक्षण आपको देख सकते हैं। अगर अति प्रवृत्त रक्त है यानी रक्त की अति प्रवृत्ति है तो स्याव शोभवान, और अगर क्षीण अल्प मांस है तो न वृद्धर्म अपि मुपैति। तो वृद्धि नहीं होगी, अगर मांस ही अल्प है तो वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा, कान जो है बड़ा ही नहीं हो पाएगा। अति अति प्रवृत्त रक्त है तो च्याव शोभवान होगा, श्लेष्म दुष्टि है तो स्तब्ध कंडुमान, पित्त दुष्टि है तो दाह पाक राग वेदनावान। तो लक्षण वात पित्त कफ के तो देखने को मिल रहे हैं, अल्प वाला और अति प्रवृत्त वाला याद रखने की जरूरत है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं आम तैलेन त्रिरात्रम परिसेचयेत। तो आम तैल से त्रिरात्रम, यहाँ देखिए दिन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर श्लोक में रात लिखा हुआ है। तो रात्रि में आम तैल से यानी आम के तिल तैल के आम तेल से परिसेचन करना है 3 रात तक। फिर 3 रात में पिचू जो है बदल देनी है। फिर जो है 3 रात तक पिचू बदल देनी है। सरम्ब दाह और पाक राग वेदना होती है, फिर पड़ जाती है। तो मतलब अगर उसमें जो है आपको बढ़ाते ही जाना है, पिचू को के आकार को बढ़ाकर वर्धनों को द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए, तो बढ़ाते रहना चाहिए उसके बाद को। और इसमें देखिए ये सारी चीजें आ रही हैं, त्वचा के सदृश हो जाए तो सवर्णो भवती। तो मतलब आपने जो भी प्लास्टिक सर्जरी कराई है वो त्वचा के रंग की हो जाए तो समझना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी आपकी कारगर है और उसमें फिर आप आकार बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो फिर से सरम्ब दाह पाक राग वेदना यानी इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो जाएंगी, फिर से दाह पाक राग वेदना। ये आपके इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम हैं जो कि वहां पर देखने को मिलेंगे। ये तभी होते हैं जब इन्फेक्शियस एजेंट हो
या हमने किसी नाड़ी नस को काट दिया हो, गलती कहीं भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम ना हो, इसके लिए हमें आगे की प्रक्रियाओं से अपनाना चाहिए। तो इसमें कुछ श्लोकों को छोड़ रहा हूँ, बहुत ही इजी श्लोक हैं और उनको आप लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक्स को यहाँ पर देखेंगे। तेषाम तेषाम अपांग देशे तु कुर्यात् प्रच्छानमेव तु। तो बाह्य छेदम न कुर्वीत व्यापदः स्युस्ततो ध्रुवा। तो इसमें बताया जा रहा है कि अपांग प्रदेश में प्रच्छान करना चाहिए। अगर बाह्य प्रदेश में आप ये जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाह्य प्रदेश में शिरा मर्मादि होते हैं। तो इसमें जो है अपांग प्रदेश में, अपांग में अ है, प है तो प्रच्छान में प है, तो अपांग में ही छिद्र करना चाहिए। देखिए होता क्या है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि जो हमने कर्णपाली लगाई है उसमें अगर वो छिद्र बहुत ही छोटा है और वो बढ़ ही नहीं रहा है, उसका आकार बढ़ नहीं रहा है, स्नेहन स्वेदन के बावजूद भी वो बढ़ नहीं रहा है आकार में, तो हमें उस पर एक प्रच्छान लगाना ही पड़ेगा ताकि वो बढ़े। तो यहाँ से हमें ये समझने वाली बात है कि प्रच्छान अपांग प्रदेश में ही लगाना है, बाह्य प्रदेश में नहीं लगाना है, वरना सिराओं का डैमेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सिराओं के डैमेज से आंध्य दृष्टांत ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही घातक हैं। आगे देखिए, जात रोमा सुवर्तमान, ये एकदम ये श्रेष्ठ है, इस प्रकार का होना चाहिए। जो हमने प्लास्टिक सर्जरी की है वो इस तरह का होना चाहिए। जात रोमा सुवर्तमान च श्लिष्ट संधि समस्थिरा सुरूढ़ो वेदना यश्च तम कर्ण वर्ध छे ये छने। तो ऐसे ही हमें आकांक्षा होती है कि इस प्रकार का हमें होना चाहिए, मतलब उसमें रोम आ जाए, उसका छिद्र भी अच्छा हो, उसकी संधि भी पूरी तरह से सम और स्थिर हो गई हो, तो उसमें बाल आ जाएं, सुवर्तमा मतलब छिद्र अच्छा हो गया हो। ये सारी चीजें अगर उसमें हो रही हैं तो पीड़ा वगैरह सब समाप्त हो जाती है अगर हमने अच्छे से किया है। आगे देखते हैं तो कर्णपाल्याम प्रकोपिता वात पित्त कफास्त्रया। तो कर्णपाली में फिर से 3 प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं अगर ठीक तरीके से हमने ये सारी चीजें नहीं की। तो 3 प्रकार की कर्णपाली में हो सकते हैं। विविधा संश्लिष्टायाम कुर्वन्ति विविधा रुजा। तो ये सारी चीजें अलग अलग प्रकार की रुजा रुक सामान्य रुजा, यानी रुजा जो है रोगों के कारण में एक सामान्य रुजा ही होती है, ये आपको समझना है। विस्फोट स्तब्धता सोफ पाल्याम दोषेतु वातिका। तो वातिक में विस्फोट स्तब्ध सोफ पाल्याम, अगर पाली विस्फोट स्तब्धता सोफ अगर हो तो वातिक समझना चाहिए। दा विस्फोट जननम सोफ समझना चाहिए, तो ऐतिक समझना चाहिए उसे। कंडु शवतु स्तंभो गुरुत्वम है तो कफात्मक समझना चाहिए। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे सवथु जो है तीनों में ही है, सोफ इसमें है और इसमें भी सोफ है, तो सवथु तीनों में आएगा क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में सोफ आना लाजमी सी बात है। लेकिन विस्फोट जो है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दाह केवल इस पित्त में ही आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं इनके इलाज की प्रक्रियाओं के बारे में। तो इनके इलाज सिर्फ 2 तरीके से किए जाते हैं। कर्णपाली के रोगों का इलाज जो है 2 प्रकार से किया जाता है। मृदु क्रियाएं जो होती हैं, मृदु क्रियाएं और यथा योग्य बृंहण भोजन। तो यथा योग्य बृंहण भोजन और मृदु क्रियाएं करनी चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कर्णपाली के रोगों के बारे में। तो ये जो है इलाज इसके बताए जा रहे हैं, यथा योग्य बृंहण भोजन और मृदु क्रियाएं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं
उत्पात, ये उत्पात जो है पुटकश श्याव कंडु युतो भृशम अवमंथ सकंडुक ग्रंथिक जंबुल श्रावी तथा दावन, ये 10 पाली के उपद्रव हैं। तो ये पाली के उपद्रव जो हैं यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो 9 ही हैं, गिनिएगा तो 9 ही हैं। जैसे उत्पाटक, उत्पुटक, श्याव, ये 3 हो गए। ये बहुत ही अधिक कंडु युक्त होते हैं, ये 3 जो हैं बहुत अधिक कंडु युक्त होते हैं। कौन कौन? उत्पाटक, उत्पुटक और श्याव। लेकिन अवमंथ, सकंडुक, ग्रंथिक, जंबुल, श्रावी और दावान जो होते 6 हैं। ये क्या हैं? ये जो 6 हैं, ये जो हैं कुल मिलाकर 9 ही हुए, लेकिन यहाँ पर 10 कर्णपाली के उपद्रव लिखे गए हैं। 10 कर्णपाली के नाम यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आ जाए कि कर्णपाली के उपद्रव कितने होते हैं, तो आंसर 10 ही टिक करना है। लेकिन अगर नाम लिखने को आ जाए तो यहाँ पर 9 ही है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। श्लोक नंबर यहाँ पर आ जाइए। इसमें हम लोग इसके चिकित्सा में, कंडु की चिकित्सा में सहदेवा विश्वदेवा अजाक्षीरम ससैंधवम, ग्रंथि की चिकित्सा में पाटन कर्म, पाटन का अर्थ होता है चीरा लगाना यानी चीर देना, तो ग्रंथि है तो चीरोगे। कंडु है तो सहदेवा विश्वदेवा अजाक्षीर ससैंधव। आगे देखिए, श्रावी है, श्रावी उपद्रव में मधुपर्णी, मधुकम, मधुकम। तो ये मधुक है, ये इसका मतलब होता है महुआ, और मधुकम मीन्स होता है यष्टि मधु यानी मुलेठी। तो अधिक श्रावी है तो एम 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 यानी म म म 3 बार आ गया, इससे कोरिलेट कर लेना है। तो जंबुल उपद्रव में लेखन कर्म करना है। पंचवल्कल का प्रयोग कब करना है, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। तो इसमें जो है पंचवल्कलों को मधु और घृत के साथ पीसकर, जीवनी गण के औषधियों के साथ घृत के पीसकर दाह युक्त प्रदेश, तो दाह युक्त अगर है तो पंचवल्कल। यहाँ पर देख लीजिए, ससर्पी दत्यमान दह्यमानम प्रलेपयत। तो अगर दाह उत्पन्न हो रही है तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। पंचवल्कल, वल्कय, तो पंचवल्कल कहाँ पर दिया जाता है? दाह वाले में। मधुपर्णी यानी गिलोय, मधुकश्च, मधुकम किस में दिया जाता है? म म म श्रावी में। तो ये सारी चीजें उसके उपद्रव हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं? नासा, नासा बंधन। तो देखिए बहुत सारे जो हैं हमारे इतिहास में बहुत सारे प्रकार के युद्ध हुआ करते थे, उसमें हमारे जवानों के या फिर हमारे जो भी सैनिक हुआ करते थे उनके नाक भी कट जाया करते थे। तो उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी इसी अध्याय में बताई गई है। तो यहाँ पर ओंठ कटना, नाक का कटना और कान का कटना, तीनों की प्रक्रियाओं को जोड़ने की बात यानी प्लास्टिक सर्जरी की बात रखी जा रही है। तो तीनों की बात है, एक की बात नहीं, ये आपको समझना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तेन प्रमाणेन ही गंडु पार्श्व। तो गंडु पार्श्व से आपको मांस इकट्ठा करना है, वहां से आपको नासिका के लिए, नासिका के लिए आपको वहां से इकट्ठा करना है गंडु पार्श्व से। फिर उसमें जो है एक आती है एरंड नाल, एरंड नाल के ऊपर रखकर, क्योंकि नासा में देखो 2 छिद्र होते हैं, तो 2 एरंड नाल रखोगे, उसके ऊपर इसको जो है चिपकाना है, आपको उसके ऊपर रख देना है। यहाँ पर एक और शब्द बात आ रही है कि पतंग यष्टि मधु। ये जो पतंग शब्द का प्रयोग है, ये लाल चंदन के लिए प्रयोग में लिया गया है। तो लाल चंदन का यहाँ पर प्रयोग है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर नासिका से किया जाता है तो ये पूछा जाता है कि क्या उसमें दिया जाए, तो घृत का को पिलाना है उसमें, और जब वो जीर्ण हो जाए तो विरेचन कर्म करा देना है।
तो इसमें कुछ यही बातें इंपॉर्टेंट है। कंठ प्रदेश से हमें लेना है चमड़े को यानी मांस को, और उसका जो है घृत से पान कराकर विरेचन करा देना है लास्ट में। पिचु नाम सीतेन तैलेन, ये सारी चीजें तो बीच में होंगी ही होंगी। पिचु नाम सीतेन तैलेन, ये सारी चीजें बीच में तो मामूली बात है। बस ये याद रखिएगा, इसमें जो हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग नाल का भी प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, ओठ कट जाए या फिर ओठ कटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनके इलाज के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र मिल रहा है। यहाँ पर एक और मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ये एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि द प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द 19th सेंचुरी वाज स्टिमुलेटेड बाय द एग्जांपल ऑफ इंडियन मेथड्स। ये डॉक्टर नेन बर्गर्स हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है। तो वहां पर उन्होंने ये जो पाश्चात्य वैज्ञानिक है उन्होंने बोला कि जो भी प्लास्टिक सर्जरी डेवलप हुई है 19th सेंचुरी में, वो स्टिमुलेट हुई है भारतीय शल्य विज्ञान से। तो बस जो हेयर ये जो विकृत ओष्ठ है, जन्मजात विकृत ओष्ठ, इनकी चिकित्सा कैसे करनी है, सेम करनी है, बस वहां पर एरंडनाल का उपयोग नहीं होगा। सेम चिकित्सा है, सारी प्रक्रिया वही है, बस जो है हमें क्या करना है, वहां पर एरंडनाल का उपयोग नहीं करना है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि कौन कौन आंसर दे पाता है। तो कर्ण वेधन संस्कार का उद्देश्य है, आंसर दे दीजिएगा माइक ऑन करके। कर्ण वेधन संस्कार का क्या उद्देश्य है? रक्षा के निमित्त, आभूषण के निमित्त, दोनों या चिकित्सार्थ? तो दोनों आंसर आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, असत्य कथन यानी रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट को चुनिए। जन्म के 7वें और या 6ठे महीने में कर्ण वेधन करवाना चाहिए, ये तो मेरे ख्याल से ट्रू लग रहा है। शुक्ल पक्ष में कर्ण वेधन करना चाहिए, ये भी ट्रू है। कुमार के वाम कर्ण और कुमारी के दक्षिण कर्ण का पहले वेधन करना चाहिए, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, और दक्षिण हस्त से कर्ण वेधन करना चाहिए। तो आप लोग बताइए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? बिल्कुल सही जवाब, तीसरा। आगे देखिए, ज्वर व वेदना होना किस तरह के वेधन का लक्षण है? ज्वर व वेदना होना किस तरह के वेधन का लक्षण है? तो कालिका, लोहितिका, मर्मरिका, या एक और दो दोनों? एक और दो। बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन। आगे देखिए, मैचिंग आ रहा है। मैचिंग एआईबीजीडी में या यूपीएससीएमओ में आते रहते हैं, मिलाना है आपको। तो इसमें आपको सबसे पहले तो मिलाना है ये सारी चीजें। लोहितिका को मैं मन्यास्तंभ से मिला देता हूँ, कालिका को मैं किससे मिलाऊं? दाह और श्वेत। हाँ बिल्कुल सही, मर्मरिका में ग्रंथि। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या होगा? एक का बी है, ये वाला सही है, दूसरे का ए है, तीसरे का सी है, ठीक है। आगे देखिए, कर्ण का सम्यक वेधन होने पर किससे परिसेक करना चाहिए? जल से, आम तेल से, घृत से, दूध से? आम तेल से। बिल्कुल सही है, 266 का आंसर आप लोगों ने सही बताया है। आम तेल यानी तिल तेल के आम वर्जन से करना चाहिए। आगे बोलिए, कर्ण के सम्यक वेधन के पश्चात कितने कितने दिन के अंतराल पर कर्ण की वर्ती बदलनी चाहिए? 3 दिन। 3 दिन तक, बिल्कुल सही जवाब। सुश्रुत अनुसार कर्ण बंधन विधियां हैं, तो सुश्रुत के अनुसार कर्ण बंधन विधियां कितनी होती हैं?
त्रयोदश, एकादश, सप्त, 10 कितने कितनी होती हैं? पंचदश बिल्कुल सही है, पंचदश। मुझे एक दस सुनाई दिया था, तो ये पंचदश ही हुआ, 15 है। 15 में कितनी साध्य हैं, कितनी असाध्य हैं? 10 साध्य और 5 असाध्य। बिल्कुल सही जवाब। असाध्य कर्ण संधियां संधान विधियां कितनी होती हैं? तो यहाँ पे असाध्य बताने हैं, ये 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असाध्य कर्ण बंधन विधि नहीं है, तो कौन सी इसमें नहीं है, आप लोग बता सकते हो तो बताइए। वल्लीकरण, यष्टिकरण, काकौष्ठक, वल्लूरक। तो इसको आप लोगों को बताना है, क्या होगा इसका आंसर? वल्लूरक होगा। तो इसमें जो है वल्लूरक आप बोल रहे हैं। यष्टिक, वल्लीकरण, वल्लूरक, इसमें असाध्य कर्ण बंधन नहीं है पूछा है। तो इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, एक बार देख लेते हैं। सही आपका आंसर है वल्लूरक। वल्लीकरण साध्य है और वल्लूरक जो है असाध्य। आगे देखते हैं, सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये एक रेफरेंशियल क्वेश्चन है। सुश्रुत सूत्र में, सुश्रुत शारीर में, सुश्रुत चिकित्सा में, उत्तर तंत्र में। सुश्रुत सूत्र में मिलता है। आगे देखिए, यदि रक्त वायु से दूषित है तो कर्ण संधान के पूर्व उस स्थान का प्रक्षालन किससे किया जाना चाहिए? कांजी से। आ, हाँ ठीक है, कांजी। कांजी और शीतल जल, कांजी और उष्ण जल होना चाहिए अगर वात की दृष्टि है। सूरामंड जो है कफ में चला जाएगा, दूध जो है पित्त में चला जाएगा। आगे देखिए, कर्ण संधान कर्म से पूर्व रोगी को क्या करना चाहिए? लघु भोजन देना चाहिए, भोजन नहीं देना चाहिए, गुरु भोजन देना चाहिए, उष्ण भोजन देना चाहिए। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। कर्ण संधान कर्म से पूर्व रोगी को आंसर दीजिए इसका, लघु भोजन देना चाहिए। 16 बाई, ये भी बताया था मैंने, लघु भोजन देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, कर्ण संधान कर्म के पश्चात संधान स्थल पर किसका लेप लगाया जाना चाहिए? तो कर्ण संधान कर्म के पश्चात संधान स्थल पर किसका लेप लगाया जाना चाहिए? मधु यष्टि चूर्ण व मधु का, आम तैल व हरिद्रा का, मधु व घृत का, घृत व हरिद्रा का। तो ये यहाँ पर दिया है आंसर, मधु और घृत का लेप लगाना चाहिए। तो इसमें मधु और घृत तो इम्पोर्टेंट है, बाकी हरिद्रा देखिए काट दीजिए, कहीं पर नहीं है, लेकिन मधु और घृत दोनों ही यहाँ पर उचित मानी जाएंगी। आगे देखिए, कर्ण संधान स्थल पर लेप लगाने के पश्चात किसका चूर्ण छिड़कने का निर्देश मिलता है? हरिद्रा चूर्ण। कौन से चूर्ण का? हरिद्रा चूर्ण। मधु यष्टि चूर्ण। इसका एक बार देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तीसरा दिया हुआ है कपाल चूर्ण। कपाल चूर्ण, इसका एक बार रेफरेंस देख लीजिएगा, 16/17, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। 16/17 में इस कपाल चूर्ण लिखा हुआ है। किस दोष से दुष्ट रक्त में संधान करने पर परिपोट नामक रोग हो जाता है? परिपोट जो है किससे होती है? 16/19, इसको चेक कीजिए।
वात दोष। बिल्कुल सही है, वात दोष। आगे देखिए, सुश्रुत अनुसार कर्णपाली के उपद्रव है 4, 15, 10 या 18। 10। बिल्कुल सही है। निम्न में से कर्णपाली का उपद्रव नहीं है। अवमंत, उत्पट, उत्पाट, जम्बुल या बल्लूरक। वल्लूरक। बिल्कुल सही जवाब है। ये है क्या चीज? कर्ण संधि बंधन की विधि। बिल्कुल सही है, ये कर्ण संधन बंधन की विधि है। वल्लूरक, बाकी सब कर्णपाली का उपद्रव है। आगे देखिए, नासा संधान के पश्चात कौन से कर्म रोगी के करवाए जाने चाहिए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था। घृतपान और वमन, विरेचन, निरोग अनुवासन। तो 16/53। घृतपान और विरेचन। बिल्कुल सही जवाब है, घृतपान और विरेचन, ये वाला आंसर सही है। आगे देखिए, सुश्रुत संहिता में कौन कौन सी संधान विधियों का वर्णन मिलता है? कर्ण संधान, औष्ठ संधान, नासा संधान या सभी? तो ऐसे भी पूछ सकता है कि 16वें चैप्टर में किसका मिलता है, तो आप लोग कर्ण बंधन कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा सभी। सुश्रुतानुसार शोथ के कितने भेद होते हैं? तो ये तो अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, अगले चैप्टर में यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। कल आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ग्रुप में मिल जाएंगी।